तो दोस्तों आज जो हम सीरीज देखने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, जो 15 जुलाई 2016 को इसका फर्स्ट सीजन आया था। अभी तक इसके टोटल 4 सीजन आए हैं और अकॉर्डिंग टू द सोर्स सीजन 5 भी जल्दी आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है उनके लिए एक सही मौका है हमारी एक्सप्लेनेशन देखने का, ताकि जब सीजन 5 आए आप लोग पूरा प्लॉट को समझ पाए। और आज मैं इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 1 एंड 2 कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अब स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में 1983 नवंबर 6 को हम हॉकिंस शहर के एक लेबोरेटरी को देखते हैं जिसका नाम है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से डरते हुए भाग रहा था। वो आदमी लिफ्ट के अंदर जाता ही है कि लेकिन वहाँ पर वो एंटिटी उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम है माइक, लूकस, डस्टिन और विल, जो कि माइक के घर पे बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। और घर में हम माइक की बड़ी सिस्टर नैन्सी को देखते हैं जो फोन में अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। और बातों से हमें पता चल रहा था कि नैन्सी स्टीव नाम के लड़के को डेट कर रही थी। बोर्ड गेम खत्म होने के बाद माइक के दोस्त अपने अपने घर जाने लगते हैं। लूकस और डस्टिन अपने अपने घर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उनका घर पास में था, और विल अकेले अपने घर जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ह्यूमन शेप में एक एंटिटी दिखाई देता है जिसे देखकर वो झाड़ियों में नीचे गिर जाता है। वो एंटिटी भी उसके पीछे आता है जिसे देखकर वो जंगलों की तरफ से अपने घर भागता है। घर पहुंचते ही वो अपने मॉम और भाई को आवाज देता है लेकिन घर पर कोई नहीं रहता। वो एंटिटी घर के अंदर आने लगता है जिसे देखकर वो घर के पीछे वाले स्टोर रूम में छुप जाता है, लेकिन वो एंटिटी वहां भी आ जाता है और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और हम देखते हैं विल वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं विल की फैमिली को जो रोज की तरह अपने काम में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। विल की मॉम जिनका नाम जॉयस बायर्स है वो अपने बड़े बेटे जोनाथन को बोलती है विल कहाँ है। जोनाथन जो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है वो बोलता है वो अपने रूम में होगा। जॉयस जब रूम में चेक करती है वहाँ विल नहीं रहता। फिर वो जोनाथन को पूछती है विल कल रात घर आया था ना। जोनाथन बोलता है उसे नहीं पता क्योंकि वो रात को नाइट ड्यूटी पर था, जिससे जॉयस गुस्सा होती है जोनाथन के ऊपर क्योंकि वो दोनों नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते एक टाइम पर। फिर जॉयस माइक के घर में फोन करती है जहां उसे पता चलता है विल कल रात 8 बजे से पहले ही निकल गया था। फिर जॉयस परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए वो बोल देती है कि शायद वो सुबह स्कूल चले गया होगा। जॉयस फिर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। और वहाँ हम ऑफिसर चीफ को देखते हैं जिनका नाम हॉपर है। वो लेट उठने के कारण ड्यूटी पर बहुत लेट से आते हैं। उनके सेक्रेटरी आज के केसेस के बारे में बताती है लेकिन हॉपर उन्हें इग्नोर करके अपने डेस्क पर चले जाते हैं जहाँ ऑलरेडी जॉयस बैठी थी जो बहुत देर से हॉपर का वेट कर रही थी। जॉयस उन्हें बताती है उनका बेटा विल कहीं मिल नहीं रहा और वो कल रात से घर भी नहीं आया है। एज यूजुअल हॉपर बोलता है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर होगा क्योंकि बढ़ती उम्र है, वो आ जाएगा। लेकिन जॉयस बताती है विल वैसा नहीं है, वो थोड़ा सेंसिटिव लड़का है। उसके डैड भी उसका मजाक उड़ाते थे लड़की बोलकर। हॉपर फिर थोड़ा केस को सीरियस लेता है और उसके एक्स हस्बैंड के ऊपर शक करता है और उनका नंबर मांगता है। जॉयस बोलती है विल वहाँ नहीं होगा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो, और उसका एक्स हस्बैंड लोनी से वो खुद बात कर लेगी। सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस स्कूल में जहाँ हम माइक, लूकस और डस्टिन को देखते हैं जो स्कूल जाते वक्त उन्हें कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ हम नैन्सी को भी देखते हैं जो अपने दोस्त बारबरा के साथ स्टीव के बारे में बात कर रही होती है। नैन्सी को अपने लॉकर में स्टीव का लेटर मिलता है जो उसे बाथरूम में मिलने को बुलाता है। नैन्सी स्टीव को वहाँ मिलती है जो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और स्टीव उसे शाम को मिलने को बोलता है लेकिन नैन्सी मना कर देती है क्योंकि उसको पढ़ना था। स्टीव नैन्सी को जैसे तैसे मना लेता है शाम को मिलने के लिए, तो नैन्सी हाँ बोल के 8 बजे मिलने को बोलती है। फिर नैन्सी क्लास के लिए चले जाती है। क्लास में हम माइक, लूकस और डस्टिन को देखते हैं जो अभी तक विल नहीं आया था। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होता है और वो लोग स्कूल के साइंस टीचर मिस्टर क्लॉक से मिलते हैं। मिस्टर क्लॉक एक रेडियो डिवाइस मंगाए रहते हैं जो उन्हें दिखाने के लिए वो उनको साथ में लेके जाते हैं। उस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं थी इसलिए माइक, लूकस और डस्टिन वो डिवाइस को देखकर खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ आते हैं जिनके साथ हॉपर भी होता है और वो माइक, लूकस और डस्टिन को साथ में लेके जाते हैं। हॉपर उन लोगों से विल के बारे में पूछता है लेकिन वो तीनों आपस में ही बात करने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं। हॉपर उनके ऊपर गुस्सा होता है और उन्हें एक एक करके बोलने के लिए बोलता है। वो लोग बताते हैं विल हमेशा अपने घर एक शॉर्टकट रास्ते से जाया करता था जो कि जंगलों की तरफ से जाता है। फिर हॉपर उन्हें वार्न करता है घर से बाहर ना निकले और विल को ना ढूंढे। सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी पर जहाँ हम डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं जो इस लैब को रन करते हैं। कुछ साइंटिस्ट उन्हें लैब के अंदर कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं और सभी लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोटेक्शन सूट पहनकर अंदर जाते हैं। वहाँ हम अजीब सा चीज को देखते हैं जो दीवार के अंदर से होल करके निकला था और वो चीज जैसे जिंदा है। डॉक्टर ब्रेनर पूछते हैं कोई इससे बाहर आया था,
तो वो साइंटिस्ट नहीं में जवाब देते और वो लड़की के बारे में मेंशन करते हैं जो डॉक्टर ब्रेनर बोलते हैं वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। देन सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगलों की तरफ से आई थी और उसका कपड़ा देखकर हमें पता चलता है डॉक्टर ब्रेनर इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़की एक छोटे से रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और छुपके से किचन के अंदर जाके वो खाना खा रही होती है। तभी वहाँ का ओनर उसे देख लेता है। वो लड़की उस आदमी को देख के भागने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उसे खाना देता है और उसे कुछ सवाल पूछता है जैसे वो कहाँ से आई है और उसका घर कहाँ है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती। उसके हाथ में एक टैटू भी होता है जो 011 लिखा रहता है। रेस्टोरेंट का ओनर उस टैटू के बारे में पूछता है जो वो लड़की बताती है कि वो उसका नाम है। सीन शिफ्ट होता है। हॉपर अपने बाकी पुलिस ऑफिसर के साथ उसी जंगल वाले रास्ते पर होता है जो माइक ने मेंशन किया था, जहाँ उसे विल का साइकिल पड़ा हुआ मिलता है। वो समझ जाता है उसे चोट लगा होगा वरना बच्चों के लिए साइकिल बहुत प्यारी होती है, वो इसे छोड़कर वरना नहीं जाता। यहाँ हम जॉयस को देखते हैं जो बार बार अपने एक्स हस्बैंड लोनी को कॉल करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो घर पर नहीं होने के कारण वो कॉल रिसीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद हॉपर वहाँ आता है और घर में तलाशी करने लगता है क्योंकि जंगल वाले रास्ते से उसका घर पास में ही था और उसके पास घर की चाबी भी थी, तो हो सकता है कि कल रात वो घर आया होगा। हॉपर सही से घर में चेक करता है जो उसे दीवार में एक निशान दिखता है जो कोई जोर से डोर खोलने से बना होगा। फिर वो घर के पीछे स्टोर रूम तरफ देखने जाता है। उसे वहाँ दिखता है कि स्टोर रूम में कुछ सामान बिखरा पड़ा रहता है, इसलिए उसको शक होता है कि वो आसपास के एरिया में ही होगा। वो अपने साथ आए ऑफिसर को सर्च टीम को बुलाने को बोलता है और जो कोई भी मदद करने के लिए आ रहा है उन्हें टॉर्च भी साथ में लाने के लिए बोलता है। रात हो जाता है और हॉपर की टीम अभी भी जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं, जहां हम उसी साइंस टीचर मिस्टर क्लॉक को भी देखते हैं जो ढूंढने में मदद कर रहे होते हैं। मिस्टर क्लॉक थोड़ी बहुत हॉपर से बात भी करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि हॉपर की एक बेटी थी जो कुछ साल पहले ही गुजर गई। सीन शिफ्ट होता है और हम माइक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं, जहां माइक की मॉम उन्हें मना करती है कि विल के ना मिलने तक घर से रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा, जिससे माइक और नैन्सी नाराज होकर अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों को बाहर जाना था। रूम में माइक अपने रेडियो डिवाइस से अपने दोस्तों से बात करता है, फिर वो लोग विल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। माइक घर से निकलते वक्त स्टीव को देखता है जो विंडोज के थ्रू नैन्सी के रूम में जाने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माइक उसे इग्नोर करके वहां से चले जाता है। यहाँ नैन्सी जो अपने रूम में पढ़ रही होती है स्टीव को अपने विंडो पर देखने पर उसे अंदर बुला लेती है। फिर वो दोनों साथ में पढ़ते हैं एंड थोड़ी देर बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर नैन्सी का मूड चेंज होता है और वो पढ़ने पर फोकस करने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है उसी रेस्टोरेंट पर जो वहाँ का ओनर उस लड़की से फ्रेंडली हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे में कोई नॉक करता है, जहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट का ओनर नहीं बुलाया था क्योंकि उसी ने ही रिपोर्ट किया था उस बच्चे के फैमिली ढूंढने के लिए। वो लेडी अंदर आती है और अचानक से रेस्टोरेंट के ओनर को बंदूक से मार देती है। कुछ लोग और भी अंदर आते हैं, जहाँ हम डॉक्टर ब्रेनर को भी देखते हैं। वो लोग उस लड़की को पकड़ने आए रहते हैं लेकिन वो लड़की उनसे बचते हुए जंगलों की तरफ भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है विल के घर पर और हम जॉयस और जोनाथन को देखते हैं जो बहुत परेशान और दुखी होते हैं क्योंकि विल अभी तक नहीं मिला है। थोड़ी देर में वहाँ का फोन रिंग होता है। जॉयस उसे उठाने जाती है लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, बस सांसों की आवाज़ आ रही होती है। जॉयस वो सुनकर समझ जाती है कि ये विल ही है। जॉयस उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता और अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण वो फ़ोन खराब हो जाता है। यहाँ हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उसी जगह आए रहते हैं जहाँ विल का साइकिल पड़ा हुआ था। वो लोग जंगलों के अंदर विल को ढूंढने जाते हैं और वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो लोग जैसे ही पीछे पलट कर देखते वहाँ उन्हें वही लड़की दिखती है और एपिसोड 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं माइक, डस्टिन और लूकस जो उसी लड़की को अपने घर में लाए होते हैं। वो लोग उसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करते हैं लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। माइक उसे अपने कुछ कपड़े भी देता है क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी, लेकिन वो लड़की उनके सामने ही चेंज करने लगती है। तभी वो लोग उसे मना करते हैं और बाथरूम में जाके चेंज करने को बोलते हैं। माइक उसे बाथरूम दिखाता है और वो लड़की वहाँ चेंज करने चली जाती है। फिर माइक और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये किसी पागल खाने से भाग के आई है क्योंकि वो लड़की का बाल सेफ्ट था। लुकस और डस्टिन बोलते हैं उन्हें इसे घर नहीं लाना था, हमें कोई और मुसीबत नहीं चाहिए एंड उन्हें इसके बारे में माइक के मॉम को बता देना चाहिए। माइक उन दोनों को समझाता है अगर मेरी मॉम को पता चला तो तुम दोनों की भी मॉम को भी पता चल जाएगा और हम रात को बाहर गए थे ये भी उन्हें पता चला तो फिर हमें घर से निकलना बंद कर देंगे। ये बात सुनकर वो लोग फिर मान जाते हैं एंड अपने अपने घर चले जाते हैं। माइक उस लड़की से बात करता है और उसके हाथ में बने टैटू के बारे में पूछता है जो 11 लिखा हुआ था। वो लड़की उसे बताती है कि ये उसका नाम है। फिर माइक उसे कहता है कि तुम्हें आज से हम एल बुलाएंगे, यानी 11 का शॉर्ट नेम। फिर वो उसे गुड नाइट बोल के वहां से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जॉयस को देखते हैं जो विल के मिसिंग पोस्टर के लिए जोनाथन को कुछ पैसे दे रही होती है और वो थोड़ी भावुक होकर रोने लगती है। तभी वहाँ हॉपर आता है और जॉयस उसे बताती है कल उसे कॉल आया था
उसने विल की सांसों की आवाज़ सुनी थी और कहती है विल किसी मुसीबत में है, और कुछ अजीब से एंटिटी की भी आवाज़ आ रही थी। एज यूजुअल हॉपर जॉयस की बातों को यकीन नहीं करता है और उससे कहता है कोई प्रैंक कॉल किया होगा तुम्हें परेशान करने के लिए, और वो मिस्टर लोनी जॉयस का एक्स हस्बैंड के पास चेक करने के लिए जा रहा होता है। उसके पीछे जोनाथन भी आता है और उससे भी ले जाने के लिए बोलता है। हॉपर उसे मना करता है और कहता है तुम्हारी मॉम की तुम्हारी जरूरत है, उनके साथ रहो और विल की ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। देन हॉपर वहाँ से चले जाता है। यहाँ हम माइक को देखते हैं जो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके कुछ वेफल्स छुपाकर वो एल को खाने के लिए देता है और उसे समझाता है तुम्हें हमारे घर के फ्रंट डोर के पास जाकर वहाँ बेल बजाना होगा ताकि मेरी मम्मी गेट खोलेगी और तुम्हें उन्हें कहना होगा मैं गुम हो गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। फिर मेरी मम्मी तुम्हें अंदर बुलाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन एल उसे नहीं में जवाब देती है और उसे इशारों में समझाती है कि उसके पीछे बुरे लोग पड़े हैं, अगर उन्हें पता चला तो बंदूक से मार देंगे। यहाँ हम छोटा सा सीन देखते हैं उसी लेबोरेटरी का जहाँ डॉक्टर ब्रेनर की टीम सिटी के सारे लोगों के घर में माइक फिट करके रखे ताकि उनकी बातें सुन सके, और वो लोग जॉयस के साथ हुआ फोन कॉल वाली बात डॉक्टर ब्रेनर को सुनाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस स्कूल पर जहाँ हम नैन्सी, स्टीव और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। स्टीव नैन्सी को बताता है उसके डैड सिटी से बाहर गए हैं तो घर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग पार्टी करने का सोच रहे हैं। नैन्सी उसे मना करने की कोशिश करती है लेकिन स्टीव उसे मना लेता है और आने के लिए हाँ बोल देती है। यहाँ हम जोनाथन को भी देखते हैं जो अपने भाई विल का मिसिंग पोस्टर स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगा रहा होता है। नैन्सी उससे बात करती है और उससे विल के बारे में जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है और नैन्सी वहाँ से क्लास के लिए चली जाती है। इस सीन में हम ये देखते हैं स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन को कुछ खास पसंद नहीं करते और जोनाथन भी ड्रॉप आउट करके वो काम वगैरह कर रहा होता है। क्लास में हम लूकस और डस्टिन को देखते हैं जो माइक अभी तक क्लास नहीं आया रहता है। यहाँ हम माइक को देखते हैं जो स्कूल जाने का बहाना करके अपने मॉम डैड घर से जाने के बाद वापस अपने घर आता है और वो एल को अपना घर दिखा रहा होता है। माइक एल को उनका टीवी दिखाता है जो एल को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। एल फिर माइक की फैमिली फोटोज को देखने लगती है और नैन्सी की फोटो देखकर प्रीटी है बोलती है। माइक फिर उसे अपना डैड का चेयर भी दिखाता है जो एक स्लीपिंग चेयर भी था। फिर उसे अपने बोर्ड गेम भी दिखाता है और उसे अपने ट्रॉफी वगैरह भी दिखा रहा होता है। वहाँ एल को एक पिक्चर भी दिखता है जिसपे विल भी होता है और वो उसे देखकर विल के ऊपर उंगली रखती है जैसे कि उसने कहीं देखा है। माइक उसे विल के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी माइक की मम घर आ जाती है। माइक एल को अलमारी के अंदर छुप जाने के लिए बोलता है। एल जैसे ही अलमारी के अंदर जाती है उसे पास्ट का कुछ विजन दिखाई देता है, उसी लेबोरेटरी का जहाँ डॉक्टर ब्रेनर के लोग उसे अंधेरे रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद माइक वापस एल के पास आ जाता है और देखता है एल रो रही होती है। यहाँ हम जोनाथन को देखते हैं जो अपने डैड के पास जाता है और विल के बारे में पूछता है। उसके डैड ने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी, इसलिए जोनाथन को उसके डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जोनाथन को वहाँ पे विल के बारे में कुछ पता नहीं चलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हम जॉयस को देखते हैं जो एक स्टोर में जाती है जहाँ वो काम करती थी और उससे कुछ सामान उधार मांगती है। स्टोर का ओनर देना तो नहीं चाहता था लेकिन जॉयस उसे याद दिलाती है कि उसने कितने सालों से यहाँ ईमानदारी से काम किया है और ओवर टाइम भी किया है एंड छुट्टियों में भी उसने यहाँ काम किया है। ये सब सुनकर स्टोर का ओनर ना चाहते हुए भी उसे दे देता है और जॉयस एक न्यू टेलीफोन भी लेती है। यहाँ हम जॉयस के घर पर डॉक्टर ब्रेनर और उसके टीम को देखते हैं। वो लोग कुछ सिग्नल को ट्रैक कर रहे होते हैं जो घर के पीछे वाले स्टोर रूम से आ रहा होता है। वो लोग उस स्टोर रूम में चेक करते हैं जहाँ उन्हें एक लिक्विड सा पदार्थ मिलता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हम हॉपर और उसके टीम को देखते हैं जो जंगलों में विल को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक पहाड़ी एरिया में आते हैं जिसके नीचे एक झील रहता है। हॉपर का साथी ऑफिसर उसे देखने किनारे तरफ जा रहा होता है लेकिन हॉपर उसे मना करता है। वो ऑफिसर बोलता है उसे कुछ नहीं होगा, जॉर्ज ने भी जंप किया था यहाँ से दारू पीने के बाद। हॉपर उसे बोलता है कि जॉर्ज झूठा है और इतने ऊपर से जब कोई पानी में गिरता है तो पानी कंक्रीट की तरह रिएक्ट करता है, तो कोई भी इंसान इतने ऊपर से गिरेगा तो बच नहीं सकता। उसी वक्त हॉपर को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कहती है एक रेस्टोरेंट का ओनर का डेड बॉडी मिला है। हॉपर और उसकी टीम वहां जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें सुसाइड लग रहा होता है लेकिन हॉपर को शक था कि कोई और ने उसे मारा है क्योंकि वो रेस्टोरेंट का ओनर उसका दोस्त था। हॉपर उस रेस्टोरेंट के ओनर के जान पहचान लोगों से पूछताछ करने लगता है जहाँ उसे एक आदमी एक बच्चे के बारे में मेंशन करता है। हॉपर उसे विल का फोटो दिखाता है लेकिन वो आदमी फोटो देखकर बोलता है कि ये तो जॉयस का बेटा है। उसने जिसको देखा वो शायद लड़की थी और उसका बाल शेप्ड था लेकिन उसका हाइट विल की जितना ही होगा। यहाँ हम लूकस और डस्टिन को देखते हैं जो माइक के घर जाते हैं और वो दोनों माइक के ऊपर बहुत गुस्सा रहते हैं। माइक उन्हें समझाता है कि एल को विल के बारे में पता है और समझाता है कि मॉम को अगर हम बताएं तो बुरे लोगों से खतरा हो सकता है, लेकिन लूकस ये सब बातों पर यकीन नहीं करता और माइक की मॉम को बताने जा रहा होता है। जैसे ही वो गेट खोलने लगता है गेट अचानक से बंद हो जाता है। वो फिर से खोलने की कोशिश करता है, गेट फिर से बंद हो जाता है और वो अंदर से लॉक हो जाता है। फिर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और एल की तरफ देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि एल के पास पावर्स है। रात हो जाता है। माइक, लूकस और डस्टिन डिनर कर रहे होते हैं माइक के ही घर में।
डिनर करने के बाद वो लोग एल के लिए भी कुछ खाना लेके जाते हैं और एल को हेल्प करने के लिए बोलते हैं उनका फ्रेंड विल को ढूंढने के लिए। एल को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, इसलिए वो पूछते हैं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। फिर वो तीनों एल को समझाने लगते हैं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी और बारबरा को देखते हैं जो कार में स्टीव के यहाँ जा रहे होते हैं, क्योंकि स्टीव ने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया था। नैन्सी कार को स्टीव के घर से दूर में पार्क करती है और वो दोनों स्टीव के यहाँ चले जाते हैं। वो सभी पार्टी वगैरह कर ही रहे थे कि स्टीव नैन्सी को चैलेंज करता है बियर पीने को। फिर नैन्सी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसी तरीके में बियर पीने लगती है। देन नैन्सी बारबरा को भी ट्राई करने को बोलती है, लेकिन बारबरा जब ट्राई करती है उसकी उंगली में चोट लग जाता है, जिसके कारण उंगली से खून बहता है। फिर बारबरा वॉशरूम के लिए चले जाती है और यहाँ स्टीव नैन्सी को पूल में धक्का दे देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम जोनाथन को देखते हैं जो जंगलों में विल को ढूंढने आया था, और वो ढूंढते ढूंढते आसपास से आवाजें आती है तो वो वहाँ देखने जाता है। वो देखता है कि स्टीव नैन्सी और उसके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। जोनाथन नैन्सी को लाइक करता था, इसलिए वो उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। दूसरी तरफ हॉपर अपने टीम के साथ जंगलों में विल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मिस्टर क्लॉक को, जो स्कूल के साइंस टीचर है, उन्हें एक टनल दिखता है, प्लस उन्हें टनल के पास से कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है। वो हॉपर को बुलाते हैं और टनल दिखाते हैं। फिर वो लोग टनल के डायरेक्शन पर जाते हैं। उन्हें वहाँ वही लेबोरेटरी दिखता है जो हम एपिसोड 1 में देखे थे, जो तारों की दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ हम जॉयस को अपने घर में देखते हैं जो फोन पकड़कर बैठी हुई थी ताकि विल का कॉल आ सके, और तभी फोन रिंग होता है। वो फोन पर बात करने पर उसे विल का वॉइस सुनाई देता है जो मॉम कह रहा होता है, और टेलीफोन फिर से खराब हो जाता है। फिर घर के लाइट्स एक एक करके फ्लैक्चुएट होने लगते हैं और वो विल के रूम पर जाने लगते हैं। जॉयस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ अचानक से रेडियो बजता है, और तभी वहाँ की दीवार स्ट्रेच होती है। कोई चीज बाहर आने की कोशिश करता है। जॉयस ये देखकर डर जाती है और घर के बाहर आ जाती है और अपने कार में छुप जाती है। देन फिर से विल के रूम से रेडियो बजने लगता है तो जॉयस वापस घर के अंदर आ जाती है। यहाँ हम माइक और उसके दोस्त को देखते हैं जो एल से पूछने की कोशिश करते हैं कि विल कहाँ है। एल उनके बोर्ड गेम को उल्टा रख के समझाती है विल छुपा हुआ है डेमोगॉर्गन से, यानी कोई एंटिटी से। ये देखकर माइक और उसके दोस्त कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी को देखते हैं जो पूल में गिर गई होती है और भीग गई रहती है। वो चेंज करने के लिए स्टीव के रूम जाती है और तभी वहाँ बारबरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी बारबरा की बात नहीं सुनती और बारबरा को लेट हो रहा है तो घर जाने के लिए बोल देती है। बारबरा फिर पूल के पास जाके बैठ जाती है और यहाँ हम जोनाथन को देखते हैं जो 2-3 पिक्चर्स लेके वहाँ से चले जाता है। यहाँ हम नैन्सी और स्टीव को देखते हैं जो एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, और इधर बारबरा को देखते हैं उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। फिर वहाँ लाइट फ्लैक्चुएट होता है और अचानक से बारबरा के पीछे से कोई एंटिटी अटैक करता है और एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाती है। तो एपिसोड 1 और 2 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो जरा से ही पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड डे।